आदाब नमस्ते दोस्तों। तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले मिर्जापुर 3 का एक्सप्लेनेशन लेके हम लोग आ रहे हैं। 4 साल बाद नया सीजन आ चुका है, तो अगर आप एक डाई हार्ड फैन है तो रिकैप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सीधा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हम मुन्ना भैया को देख पाते हैं जो कि मर चुके हैं। हमने आखिरी सीजन में लास्ट एपिसोड में देखा था कि गुड्डू और गोलू ने मिलकर मुन्ना को मार डाला था। आज इनकी शव इधर पड़ा हुआ है शमशान में। आज इधर उनके अंतिम संस्कार करने के लिए कोई भी नहीं है। ना कालीन भैया है ना उनके लोग, सिर्फ उनकी पत्नी माधुरी जो कि प्रदेश में की मुख्यमंत्री भी है। माधुरी मानो अंदर से टूट गई है, उसको पता पापा चले गए हैं। अब मुन्ना जो कि उनके इतने करीब थे, माधुरी इस चीज को कभी नहीं भूलेंगी। कोई ना होने की वजह से माधुरी ने ही मुन्ना को अग्नि दी। फिर वहां बाहर जाकर रिपोर्टर और प्रदर्श के लोगों को बोला कि मैं एक भय मुक्त पूर्वांचल बनाऊंगी। जब उनके सेक्रेटरी उन्हें बोलते हैं कि गुड्डू के लिए हम शूट एंड साइड का ऑर्डर जारी कर देते हैं, तब माधुरी बोलती है उसको मारोगे तो कोई और बैठेगा, हमको गति ही खत्म करना पड़ेगा। फिर हमको कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम रॉबिन, डिम्पी और गुड्डू के मम्मी और उसके पापा को देखते हैं, जहां पर कटघरे में एक हवलदार बोल रहा होता है जज साहब मैं आज सुबह स्टेशन खोला, मुझे रमाकांत जी दिखे जो कि आके बोलते हैं कि उन्होंने मोरिया जी का खून किया है और वो सरेंडर करना चाहते हैं। मैं तो पहले एकदम ही घबरा गया, ये वकील साहब क्यों मोरिया जी को मारेंगे। तभी हम देखते हैं कि रमाकांत मिश्रा खुद ही खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं मैंने मोरिया जी को मारा है, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे सजा दी जाए। तभी हम देखते हैं अपोजिशन का वकील जो कि मोरिया जी के तरफ से थे, वो बोलते हैं कि ये काम इन्होंने जानबूझ के किया है, इनके सुपुत्र गुड्डू को कोई बिजनेस में हानि ना पहुंचे इसलिए मोरिया जी को इन्होंने मार डाला, इनको तो फांसी की सजा होना चाहिए। फिर जज सब कुछ सुनने के बाद ये बोलते हैं कि ठीक है, कुछ दिनों तक हम इनको कस्टडी में रखेंगे, आपके पास अगर कोई सबूत हो, कोई प्रूफ हो, आप पेश कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं पुलिस की वैन में इनको बिठाया जाता है और गुप्ता जी जाके ड्राइवर को पैसा दे देते हैं। पुलिस की जीप और वैन पीछे पीछे जाती है और कुछ टाइम बाद हम नोटिस करते हैं कि कुछ ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोक देते हैं। फिर होता है भोपाल, गाड़ी से कौन उतरता है, गुड्डू पंडित। फिर हम देखते हैं पुलिस वैन को डोर पुलिस खुद अपने हाथों से खोलते हैं और गाड़ी में जाते हैं। गुड्डू पंडित अपने पापा से बात करने के लिए वो बोलते हैं ये आप क्या सोच रहे हो कि ये सब कुछ कर रहे हो, आपको फांसी में लटका देंगे, मैं किसको खड़ा कर दूंगा, वो अपने ऊपर से ये जिम्मेदारी ले लेगा। तभी रमाकांत बोलता है तुमको अपने किए कराई कोई शर्म नहीं है, ना मुझे है, ये सब कुछ करके गुड्डू तुम क्या हासिल कर लोगे। गुड्डू तब बोलता है कि मुझे चाहिए पावरफुल इज्जत, उसके साथ मिर्जापुर की गति। तभी उसके पापा बोलते हैं तुम गाड़ी से उतरो, स्टेशन से बाहर मेरी स्कूटर पार्क है, जिसको घर तक छोड़ देना। बस दूसरी जगह माधुरी के ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर हम शरद को देखते हैं, जहाँ पर शरद माधुरी से बोलता है मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है। माधुरी तब शरद से बोलती है कि मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए नहीं, ऊपर से अगर आपको बचे रहना है तो आपको मेरी सपोर्ट चाहिए। तब शरद बोलता है हम लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, जब मेरे पापा मरे थे तब मुन्ना मेरे साथ खड़ा था, मैं चाहता तो उसको अंतिम संस्कार पर आ सकता था, पर उसके आपकी रिप्यूटेशन को हानि पहुंचती थी। आप हम दोनों एक ही तरफ, हमारा मकसद सिर्फ एक ही है। तब माधुरी बोलती है कि मकसद तो पूरा हो जाएगा, पर भय मुक्त प्रदेश बनाने में आप भी अड़चन डालते हो, मैं किसी को नहीं बख्श दूंगी। शरद तब हामी भर के उधर से चला जाता है। जाते टाइम शरद माधुरी से पूछता है कि कालीन भैया का कुछ पता चला, तो माधुरी बोलती है नहीं, अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली। फिर हमको आजमगढ़ दिखाया जाता है जो कि पूर्वांचल के अंदर ही आता है। आजमगढ़ में हम देखते हैं कि गोलू एक गाड़ी में वेट कर रही होती है अपने लोगों को लेके। तभी सामने से हम एक लड़के को देखते हैं और पीछे वाला गोलू को बोलता है यही खबरी है, यही पहुंचाएगा हमको कालीन भैया की तरफ। मतलब गुड्डू और ये सारे लोग कालीन भैया के बॉडी को ढूंढ रहे हैं। उनका शक है कि कालीन भैया का कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट हो रहा है। फिर पीछे वाला भी करता है कि ये इलाका उतना सेफ नहीं है, इनका खुद का बाहुबली है। गुड्डू भैया का हम लोग वेट कर रहे हैं, पर गुल्लू नहीं सुनती है, वो गन लेके अपने लोगों को लेके निकल जाती है। उस लड़के को फॉलो करते हुए बहुत देर तक वो लोग फॉलो करते हैं और ऊपर उनको एक बच्चा देख रहा होता है। फिर वो लोग कुछ टाइम बाद एक जगह पहुंचते हैं
तो किसी का तो ट्रीटमेंट चल रहा था, पर दरवाजा खोलते हैं वो देखते हैं कि कोई दूसरा है। फिर उधर वो लोग बातचीत सुलटा के लौट जाते हैं। उनका तब रास्ता रोक दिया जाता है। तभी गुल्लू सबको शांति से बात करती है कि हम मिर्जापुर से है, हम किसी को ढूंढने के लिए आए हैं, मुझसे बैर लोग तो गद्दी से बेईमानी करोगे। फिर भी वो लोग गुल्लू की तरफ देखते रहते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आता है कि ये मिर्जापुर नहीं है, इधर एक बाहुबली हम है। तब गुल्लू जब उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, अगर तुम गद्दी के खिलाफ जाओगे तो तुम गद्दी के दुश्मन बनोगे। तभी वो इशारा करती है आप लोगों को। तभी हम देखते हैं कि उस खबरी को वो लोग खींच के लाते और गुल्लू के सामने ही मार डालते हैं और मार जाते टाइम वो बोलता है कि गुड्डू पंडित पूर्वांचल चलाएगा। ये तभी तय नहीं हुआ, ये तय होगा सारे बाहुबली के समर्थक के बाद, और लड़की हो इसलिए तुमको मैं जाने दे रहा हूँ। दूसरी जगह हम गुड्डू को देखते हैं जो कि अपने पापा की स्कूटर लौटा आते हुए अपनी मम्मी को बोलते हैं कि तुम और डिम्पी मेरे साथ रहोगे, तुम्हारी जान को खतरा है। पर उसकी मम्मी नहीं मानती। तब गुड्डू बोलता है कि अपना इतना जिद क्यों करते हो। तब उनकी मम्मी बोलती है कि अगर इस फैमिली में जिद्दी ना हुए तो मैं इस फैमिली का कैसा, मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा, प्रदेश का सबसे बड़ा बाहुबली की माँ हूँ मैं, मुझे किस बात का खतरा। दूसरी जगह माधुरी और एक ऑफिसर को देखते हैं जो माधुरी को बोल रहा होता है कि गुड्डू को खत्म करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, उसकी दुश्मन बहुत, हम उसको अपोजिट खड़ा कर देंगे। गुड्डू ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और उस दिमाग से नहीं सोचता, दिमाग से वो गोबर बुद्धि है, कोई ना कोई तो गलती जरूर करेगा। माधुरी उसे खुला छूट दे देती है और ये बोलती है कि कुछ भी करो पर वो हम तक ना पहुंचे। त्रिपाठी भवन ने उसने माँ को और लल्ला को बंदी बना के रखा है, उनका बस ख्याल रख लेना। और माधुरी ये भी बोलती है अगर कालीन भाई का कुछ खबर मिले तो बताना, वो मिसिंग है, उनको बॉडी नहीं मिला अभी तक। ऑफिसर बोलता है ऐसे गैंगस्टर ये सब बड़ा कांड करके बाद छुप जाते हैं। तब माधुरी भी बोलती है अब ये ख्याल रखिए वो एक मंत्री भी है। फिर हमको त्रिपाठी भवन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मीना और उसके बच्चों को देखते हैं। तभी गुल्लू अंदर आती है और पानी पीने के बाद उससे मीना बात करने के लिए आ जाती है और बोलती है कि इतने स्ट्रेस क्यों ले रही हो। तभी गुल्लू बोलती है कि धीरे धीरे सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, गद्दी के लिए हमको प्लान बनाना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी से हम हाथ धो बैठेंगे। 2 दिन के अंदर सारे बाहुबली लोगों की मीटिंग बुलाई जाती है और हमको भी जाना चाहिए, पर गुड्डू को समझना पड़ेगा। तभी उनके काम वाली भी बोलती है ऐसा नियम है, अगर कोई गद्दी पे नहीं हो तो मुखिया के लिए बाहुबली लोग वोटिंग करते हैं। ननिहाल है ना आजमगढ़ पे मुझे पता है। तब गुड्डू भी रात को गोलू को बोलता है पश्चिम वाले इतनी इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, हमारा मैटर है, हम लोग ही उल्टा देंगे। और वो गोलू बोलती है कि गद्दी का एक नियम है, एक संतुलन है जो कि हमको मेंटेन रखना पड़ेगा। अभी हम गद्दी के खिलाफ नहीं, गद्दी की दावेदार है। और दूसरी एक जगह हम शरद को देखते हैं जो कि बाकी कुछ बाहुबली को लेकर मीटिंग बैठा आता है अपने जौनपुर में और बोलता है कि कालीन भैया के लिए हमको सिंपैथी क्रिएट करना पड़ेगा, गुड्डू पंडित को गद्दी कभी ना मिले, ऐसा रास्ता हमको बनाना पड़ेगा, आप लोग जाकर सब बाहुबली से मिलिए। शरद की माँ उसे बोलती है कि कभी कभी राजा को निकलना पड़ता है अपना वजूद दिखाने के लिए, तुम जाके सारे बाहुबली से मिलो, सबको बताओ गद्दी का असली वारिस तुम हो। फिर हम शरद को देखते हैं जो कि अपना गाड़ी लेके मीर पहुंचता है बाहुबली से मिलने के। मनोहर मियाँ जो कि मेस्ट के बाहुबली थे, उनके साथ खाना खाते टाइम वो बोलते हैं पूर्वांचल की गद्दी को एक लीडर की जरूरत है, आप है क्या वो लीडर। दूसरी जगह फिर से हमको त्रिपाठी भवन दिखाया जाता है जहाँ पर गोलू गुड्डू और एक बिचली मिडिल मैन होता है, वो आके भी गुड्डू को बोलते हैं कि 2 दिन में बैठक है, आपको बैठक में जाना है, नियम का पालन करना है क्योंकि ये एक सिस्टम है। पर गुड्डू बोलता है कि आपको मीटिंग मिर्जापुर में बुलाना चाहिए। पर गुल्लू बोलती है ऐसा नियम नहीं है, जो नियम में हमको नियम से ही चलना पड़ेगा। ऊपर से कालीन भैया की बॉडी भी मिसिंग है। शरद सबको भड़का रहा है पर वो बिचुली एक ही जा सकता है मिर्जापुर की तरफ से। तब गुल्लू बोलती है वे ठीक है आप चले जाइए, मैं बाढ़ खड़ा रखूंगी।
फिर हम देखते हैं 2 दिन बाद रात को अलग अलग जगह से सारे बाहुबली आए थे मेरठ को। सारे बाहुबली बैठक के पहले अपना गन वगैरह सरेंडर कर देते हैं। फिर बैठक में वो लोग बैठते हैं और मिर्ज़ापुर का सीट खाली था। मिर्ज़ापुर की तरफ से उनका खास आदमी आया था। जब मिर्ज़ापुर के दावेदार लोग नहीं आए तो मनोहर मियाँ बोलते हैं कि मीटिंग शुरू की जाए। मीटिंग शुरू करते ही मिर्ज़ापुर की तरफ से आने वाले वो बोलता है कि मिर्ज़ापुर में हक गुड्डू का ही है, क्योंकि त्रिपाठी हो के ख़त्म हो गए और गद्दी की असली दावेदार वो है। तभी शरद बोलता है कि गद्दी में सिर्फ हक होता है, उनके खून का त्रिपाठी हो, मैं कोई बचा नहीं, तो वोटिंग होना चाहिए। और गुड्डू पंडित किसी भी नियम का पालन नहीं करता जो उसने आज किया है। गद्दी का उसने मान नहीं रखा, मीटिंग में वो नहीं आया। तभी सारे लोग पूछते हैं। तभी शरद बोलता है तो दावेदार मैं ही होता हूँ और कोई बचा नहीं है। और कुछ लोग उसमें सहमति भी दे रहे थे। तभी हम देखते हैं तालियां मार मार कर एंट्री लेता है गुड्डू भैया और बोलता है इस बार भी क्या भीख में ही लूंगे जैसे जौनपुर भीख में लिया था। तभी शरद बोल देता है एक टाइम में तुम कालीन भैया के लिए काम कर रहे थे, तुम उनके वफादार कुत्ते थे, आज दावेदारी दिखा रहे हैं। गुड्डू को ज्यादातर इन सारे बातों पे गुस्सा आ जाता है। वो शरद को जाके कुटने वाला था। गोलू ने उसको सिखा के भेजा था कि दिमाग शांत रखना है, दावेदारी खुद की तरफ ही रखना है। तभी गुड्डू बोलती है पापा ने इनके ग से खाते थे, पता है ना उसको साथ क्या हुआ था, तुमको भी बलिया में मैंने ही कुटा था। तभी शरद बोलता है हाँ मुझे तो याद है, पर तुमको याद है तुमने अपना किसको किसको खोया है? एक को तो ऐसा खो दिया जो कि पेट में ही था। उस बात पे गुड्डू को गुस्सा आ जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी मनोहर मियाँ इस फाइट को रुकवा देते हैं और बोलते हैं कि गुड्डू पंडित और शरद शुक्ला आप दोनों ही दावेदार हो, आप दोनों को ही साबित करना पड़ेगा कि गद्दी के आप हकदार हो। दशहरा तक ही आप लोगों के पास समय है। तब गुड्डू कुछ बोलने जाता है। तभी मनोहर मियाँ बोलता है दशहरा तक आपको आप दोनों को खुद साबित करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कोऑपरेशन, हमारा इंफ्लुएंस होगा। जब सारे लोग बाहर जा रहे थे तब गुड्डू शरद को बोलता है कि इतना उछल कह रहे हो, जौनपुर तुम्हारे पास है, को पता है गद्दी की असली हकदार हम है। तभी शरद बोलता है कि गद्दी की जो असली हकदार है उसकी लाश अभी तक हमको नहीं मिली, तो कैसे तुम असली हकदार हुए? ये बोलकर उधर से चला जाता है। तभी गुड्डू बोलता है इतना कॉन्फिडेंस इसके पास आया कैसे? तब गोलू बोलती है कि कालीन बाइस की ही पास होंगे, और गुड्डू बोलता है जौनपुर हमने पूरा छान मारा है। तभी गोलू बोलती है कि कालीन भैया को जरूर कहीं ना कहीं इसने छुपा के रखा होगा। तभी हमको दिखाया जाता है कि शरद के सारे लोग तो जा रहे थे जौनपुर, पर शरद निकलता है सिवान की तरफ और हाई सी सिक्योरिटी के साथ बीच से गुजरते हुए शरद जाता है कमरे में, जहां पर हम देखते हैं कि कालीन भैया की ट्रीटमेंट चल रही है और साइड में कौन खड़े हुए हैं? शत्रुघ्न त्यागी, मतलब बड़े। तभी शरद डॉक्टर को बोलते हैं इनको जल्दी जिंदा करो, इनको खड़ा करो, लाश ही हमारे कोई काम का नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है। और बाकी के एपिसोड इकट्ठे प्ले एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बाद का भी एपिसोड हम लेकर जरूर आएंगे। तो गुड बाय दोस्तों।